स्टूडेंट्स, मैं पुनीत हीरानंदानी हूँ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम लोग सिविल फाइनल ईयर के सब्जेक्ट C305 जो कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग है, उसके एक टॉपिक को यहाँ आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक है 15.3 लैंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज। सीवेज का हम समापन करना चाह रहे हैं, उसको किसी लैंड पे डिस्पोज करके। तो स्टूडेंट, सीवेज होता क्या है? सीवेज में 99.9% द्रव की मात्रा होती है, लिक्विड होता है, और 0.1% ही सॉलिड्स होते हैं, जो कि सस्पेंडेड सॉलिड्स के रूप में उसमें होते हैं। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लैंड पे पूरे सीवेज को डिस्पोज कर रखा है। तो सीवेज के उत्पन्न होने से लगभग 4 या 5 घंटे बाद उसमें सड़ांध होती है। जब तक सीवेज का उचित उपचार करके इसको अहानिकारक, मतलब इसको जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ये हानि प्रदान कर सकता है, जब तक इसको हम लोग अहानिकारक नहीं बना दिया जाता है, तब तक इसे अंतिम रूप से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इसको डिस्पोज नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है डिस्पोजल से पहले इसको ट्रीट कर लेना चाहिए। तो सीवेज में जो भी डिस्पोजल के तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे तरीके हैं। तो एक नेचुरल मेथड होता है डाइल्यूशन, जिसको हमने लास्ट क्लास में समझा था, अवमिश्रण विधि कहते हैं। और आज हम लोग लैंड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, भूमि उपचार विधि हम लोग इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में भी अगेन हमको लैंड डिस्पोजल, जिसको हम लोग भूमि उपचार विधि कहते हैं, वो दिख रही है। तो आइए इसको आगे की ओर समझते हैं। द प्रोसेस इन विच वेस्ट वाटर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्राउंड सरफेस विच एक्ट्स एज अ लो रेट फिल्टर। उस प्रोसेस को हम लोग, द प्रोसेस इन विच वेस्ट वाटर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें वेस्ट वाटर को इवनली, पूरे सीवेज के गंदे पानी को लैंड पे डिस्पोज कर दिया जाता है, उसको हम लोग लैंड डिस्पोजल विधि कहते हैं। ये एक नेचुरल मेथड है सीवेज के पानी को डिस्पोज करने का। पर क्या यह विधि सही होती है? क्या किसी भी सीवेज के, गटर के गंदे पानी को भूमि पे फैला देना चाहिए? तो इसको हम लोग समझेंगे किस स्थान पर या कौन सी परिस्थिति में हम लोग ऐसा करते हैं। Suspended solids are strained out colloids and organic matter absorbed by the soil particles. Nutrients are utilized by vegetation and more complex organic materials are decomposed to simpler inorganic compounds by soil bacteria. देखिए, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सीवेज के अंदर, जो कि जो फसल होती है, जो वेजिटेशन होता है, उसके द्वारा यूज कर लिया जाता है। कहने का मतलब है सीवेज में वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फसल को उपजाऊ बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। अतः इसलिए हम लोग सीवेज को लैंड डिस्पोजल कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, द डिस्पोजल ऑफ सीवेज ऑन लैंड कैन बी अडॉप्टेड अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। किन अवस्थाओं में लैंड डिस्पोजल विधि को यूज किया जाता है? When some natural rivers or water courses are not located in the vicinity, आसपास हमारे पास कोई बहुत बड़ा जलाशय नहीं हो हमें सीवेज को डिस्पोज करने के लिए, उसके निपटान के लिए, तब हम लोग लैंड पे उसको, भूमि पे उसको डिस्पोज कर देते हैं। दूसरी अवस्था, व्हेन इरिगेशन वाटर इज स्कार्सली अवेलेबल। कई बार इरिगेशन, हमें सिंचाई के लिए पानी बहुत कम उपलब्ध होता है, उस विधि में भी जो लैंड डिस्पोजल है, कि हम लोग सीवेज को भूमि पे उपचार विधि के रूप में यूज कर ले, तब भी हमें उसको यूज करना चाहिए। और लो रेनफॉल एरिया है, कई सारे प्रांतों में, जैसे हमारे राजस्थान में हम लोग कई स्थानों पर देखते हैं पानी की कमी तो होती है, रेनफॉल कम होता है और कोई बड़ी वाटर बॉडी भी नहीं होती है। तो इरिगेशन के लिए, तथा एक तो हमारा पर्पस सॉल्व होता है सिंचाई का, तथा दूसरा हमारा पर्पस सॉल्व होता है कि जो सीवेज का कचरा है, इतने कचरे को हम लोग कहाँ पर निपटाएं। तो इसलिए हम लोग लैंड डिस्पोजल विधि को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर वेस्ट वाटर एफ्लुएंट्स टू बी डिस्चार्ज ऑन लैंड फॉर इरिगेशन, हम लोग उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अब देखेंगे किस अवस्था में पानी को भूमि पर डाला जाए।
तो इसमें हम लोग बात करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक देम लीगली एनफोर्सेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द स्टैंडर्ड्स पॉल्यूटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि इतने अगर बीओडी का पानी है उसी को भूमि पर डायरेक्टली डाला जा सकेगा। बहुत ज्यादा अगर बीओडी का पानी है मित्रों, तो उससे क्या होगा, जो आपकी भूमि है वो भी खराब होने लग जाएगी और उससे जो उपज होगी, जो हमारी फसल होगी, वह भी खराब होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। These standards are based upon the quality of irrigation water required by the crops। अब निश्चित रूप से बात है कि हमारे यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है, उसको किस प्रकार का पानी चाहिए, उसके आधार पे ये नियम बनाए गए हैं। अब देखिए, हम इस टेबल में देख रहे हैं बीओडी की मात्रा यदि 100 हो, ऐसे पानी को वीक बीओडी का पानी कहा जाता है। ये गंदा पानी वीक कहलाता है और ऐसे पानी को हम लोग भूमि उपचार विधि के रूप में यूज कर सकते हैं। कलर एंड ऑर्डर होना चाहिए क्या? नहीं। रिमूव कलर एंड ऑर्डर एज फार एज प्रैक्टिकेबल। उस पानी के अंदर जो गंदगी का, जो हमें गंदापन दिखता है, वह रिमूव हो जाना चाहिए। सस्पेंडेड सॉलिड्स 200 तक हो जाने चाहिए। पीएच वैल्यू उसकी 5.5 से 9 के बीच में होती है। ऑयल एंड ग्रीस की मात्रा, आर्सेनिक, साइनेट, सभी की मात्रा यहाँ पर इस टेबल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार प्रदान की जाती है। अब स्टूडेंट्स, फैक्ट्स अबाउट लैंड डिस्पोजल मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। देखिए, फॉर लैंड डिस्पोजल लार्ज एरिया ऑफ लैंड प्रेफरेबली विद सैंडी सॉइल्स। कैसा एरिया होना चाहिए, कहाँ पर इस पानी को, पूरे जो नगर के पानी को कहाँ डाला जाए जहाँ पर भूमि बहुत ज़्यादा हो, बड़ी हो। दिस मेथड इज जनरली फाउंड टू बी बेटर चॉइस इन हॉट क्लाइमेटिक एरियाज, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। निश्चित रूप से जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होगा वहाँ पर रेनफॉल स्कैर्सिटी भी रहेगी और वहाँ पर इन विधियों को यूज़ किया जाता है। लैंड डिस्पोजल सेव्स द इनलैंड रिवर्स फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड बाय सीवेज। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़, लैंड डिस्पोजल, ये जो भूमि उपचार विधि है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे हमारी जो इनलैंड रिवर्स है, कई सारी जो आसपास की नदियाँ होती हैं, उनके पानी को गंदा होने से भी बचाया जा सकता है। द वेरियस टेक्निक्स दैट आर एम्प्लॉयड फॉर इरिगेशन। अब देखिए, सिंचाई के लिए कौन कौन सी विधियों को भूमि उपचार के अंदर यूज किया जाता है। सबसे पहले है ब्रॉड इरिगेशन कहते हैं। ये सरफेस इरिगेशन का एक प्रकार से भाग होता है, ब्रॉड इरिगेशन विधि। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्यारियों के अंदर हम लोग ये जो हमारा पानी होता है, गंदा पानी होता है, इस सिंचाई में क्या करते हैं, अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, अतः भूमि को छोटी छोटी हम लोग क्यारियों में विभक्त कर देते हैं स्टूडेंट्स। सरफेस इरिगेशन का एक मेथड है। दूसरा मेथड, यह सब सरफेस इरिगेशन का मेथड है और इसको हम लोग इंटरमिटेंट इरिगेशन मेथड भी कहते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेथड जो कि होता है हमारा सब सॉइल इरिगेशन मेथड, और इसमें हम लोग स्प्रिंकलर विधि को यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग सीवेज सिकनेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड की परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है, सीवेज की सिकनेस कहाँ क्या होती है। तो देखिए, अंग्रेजी का शब्द है सिक, मतलब बीमार हो जाना। तो सीवेज को खेतों में लगातार भरते रहने से, देखो खेतों में सीवेज को बहाया जा रहा है, हम चाह क्या रहे हैं कि फसल उपजे, जो सीवेज में न्यूट्रिएंट्स है वो फसल को मिल जाए, तो फसल को खाद की जो कमी है वो पूरी हो जाए और अच्छी फसल हमें मिले। बट इससे होता क्या है, फिर से पढ़ते हैं। सीवेज को खेतों में लगातार भरते रहने से इसमें उपस्थित चिकनाई जो होती है वो मृदा के जो पोर्स होते हैं, रंध्र होते हैं, उनको बंद कर देती है, जिससे सीवेज पर होने वाली जैव प्रक्रिया जो होती है या ऑक्सीकरण जो होती है वह नहीं हो पाती है। इससे क्या होता है, इससे न्यूसेंस होती है, जिससे अपदूषण भी कहते हैं, और गंदगी बढ़ जाती है और जो क्षेत्र होता है उपयोगी रूप से कार्य नहीं कर पाता। मतलब जो सॉइल होती है वो ही खराब हो जाती है, वो ही एक प्रकार से बीमार होने लग जाती है। सीवेज के कारण जब सॉइल सिक हो जाती है, बीमार हो जाती है, इस प्रक्रिया को साथियों सीवेज सिकनेस कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब देखिए, सीवेज सिकनेस तो हमें समझ में आ गई। अब इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करें,
तो क्षेत्र को एक तो आराम देते रहना चाहिए। आराम देने से क्या अर्थ हो गया स्टूडेंट्स की ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस वहां पर हम लोग फसल उगाते जा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे कुछ हम लोग देखते हैं। एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज का करना चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट बड़ी बीओडी के पानी को नहीं सीवेज के रूप में डाल देना चाहिए, उसको ट्रीटेड वाटर को डालना चाहिए जिसकी बीओडी लेवल कम हो। ऐसे ही पानी को खेतों के लिए उपयोगी माना गया है, नहीं तो वो सीवेज सिकनेस प्रदान करेगा और खेतों के उपजाऊपन को पूरी तरह से खराब कर देगा। चॉइस ऑफ लैंड मित्रों, बड़ी होनी चाहिए लैंड हमारी। अब देखिए, सीवेज लगातार एक ही खेत में नहीं भरना चाहिए, बल्कि 8 से 10 दिनों के बाद उस खेत को सीवेज भरने के लिए नंबर आना चाहिए। अलग अलग खेतों को अलग अलग हम लोग यदि सीवेज का पानी 8 से 10 दिनों में दें तभी वह उचित रहता है। बिना उपचारित सीवेज की बजाय उपचारित सीवेज क्षेत्र से भरना चाहिए। फसलों पर रोटेशन ऑफ क्रॉप्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब एक बार एक फसल लगा दी, फिर दूसरी बार दूसरी फसल लगाई, तो उससे क्या होता है, जो खेत का उपजाऊपन होता है वह कायम रहता है। क्षेत्र की भूमिगत नालियां अच्छी तरह से, यदि हमने अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं करती हैं तो सीवेज सिकनेस की संभावना हो जाती है। तो इसलिए जो प्रॉपर नालियां भी बनानी चाहिए ताकि जो गंदा पानी है वो आगे की ओर बढ़ता रहे। और इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं, रिसर्च अभी भी चल रही है। तो एक बार जनरल सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने इस विधि में क्या पढ़ा कि लैंड डिस्पोजल विधि में भूमि के उपचार के रूप में कीचड़, जिसको गंदा पानी होता है, गटर के पानी होता है, उसको डाला जाता है, परंतु उसको डायरेक्टली नहीं डाल दिया जाता है, ट्रीट करके डाला जाता है। जो बीओडी होती है हाई, उसको उस बीओडी को, उस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस किया जाता है, पहले उसको 100 के आसपास तक लाया जाता है और उसके बाद में उसको भूमि उपचार विधि के रूप में भूमि अथवा खेतों में डाला जाता है। यह किस लिए डाला जाता है और कौन से एरियाज में डाला जाता है, जहां पे रेनफॉल कम हो, सिंचाई के लिए पानी कम हो और हमें आसपास कोई नदी भी नहीं मिल रही हो जिसमें हम लोग गटर के पानी को या गंदे पानी को या सीवेज के पानी को डाल सके। फिर स्टूडेंट्स हमने 3 यहाँ पर विधियां पढ़ी। 3 विधियां थी, एक तो ब्रॉड इरिगेशन मेथड, एक इंटरमिटेंट इरिगेशन मेथड और एक सब सॉइल इरिगेशन मेथड। उसके बाद स्टूडेंट्स हम रिवाइज कर रहे हैं कि हमने सीवेज की सिकनेस के बारे में पढ़ा कि सीवेज बीमार कैसे हो जाता है, सीवेज कैसे फसल को बीमार कर देता है। तो फसल को बीमार करना सीवेज की सिकनेस कहलाता है, सीवेज द्वारा प्रदान की गई सिकनेस कहलाता है। इस पे बोर्ड के एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न आता है। आशा है आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।